कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, वर्ण विचार। सबसे पहले बिंदु है हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े यानी खंड हम नहीं कर सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ई, क हलंत, ग हलंत इत्यादि। वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित रूप से किसी समूह में लिखना ही वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का क्रम निश्चित रहता है। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है, यानी पहले स्वर लिखे जाते हैं, बाद में व्यंजन वर्ण लिखे जाते हैं। यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी दो भागों में वर्णों को बांटा गया है। पहला है स्वर। स्वर वे होते हैं जिन्हें हम बिना किसी की सहायता के बोल सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ आ, ई, ओ उ, री, ए आई, ओ औ। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि अंग और अह स्वर में ही होते। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। बिना व्यंजन के स्वरों बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह, ये व्यंजन होते हैं। किसी भी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण बिना किसी स्वर के नहीं हो सकता। ह सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। अब है स्वरों के भेद। स्वरों के भी भेद होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कंठ्य स्वर। कंठ्य स्वर वे होते हैं, इन स्वरों का उच्चारण गले से होता है, वे कंठ्य स्वर कहलाते हैं। अ और आ कंठ्य स्वर है। दूसरा है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर वे होते हैं, इन स्वरों का उच्चारण तालु से होता है। ई और ए तालव्य स्वर है। तीसरा है ओष्ठ्य स्वर। इन स्वरों का उच्चारण होठों से होता है। ओ और ऊ ओष्ठ्य स्वर है। चौथा मूर्धन्य स्वर। इन स्वरों का उच्चारण मूर्धा या तालु के मध्य भाग से होता है। री मूर्धन्य स्वर कहलाता है। पांचवा कंठ तालव्य स्वर। इन स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ए और आई इसके उदाहरण है। छठा कंठोष स्वर। इन स्वरों का उच्चारण कंठ और होठों से होता है। ओ और औ कंठस कंठोष स्वर कहलाते हैं। दूसरा है मात्रा काल की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, ये चार ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके बोलने में उच्चारण में हमें इनका स्वर थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है। जैसे आ, ई, ओ, ए, आई, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। ये संख्या में 7 यानी 7 होते हैं। तीसरा है जीभ के उठाने की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पश्चित स्वर, स्वर और मध्य स्वर। अग्र स्वर है, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग थोड़ा सा उठता है, जैसे कि ई, ए, आई, ये सभी अग्र स्वर हैं। पश्च स्वर वो है, इन स्वरों के बोलने समय जीभ का पिछला भाग थोड़ा सा उठता है। ओ औ, ये पश्च स्वर है। मध्य स्वर, इन स्वरों को बोलने में जीभ का बीच का जो हिस्सा आता है, बिचला भाग यानी मध्य का भाग है, वो थोड़ा सा उठता है। आ मध्य स्वर है।
अब आता है हम व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। पहला है कंठ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण कंठ होता है। कहाँ से किया जाता है इनका उच्चारण? कंठ से किया जाता है, इसीलिए इसे कंठ व्यंजन कहा जाता है। क हलन ख ग घ ड़ कंठ व्यंजन है। वास्तव में ये व्यंजन कंठ से थोड़ा ऊपर कोमल तालु से बोले जाते हैं। दूसरा है तालव्य व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण तालु है। ये जीभ का अगला भाग ऊपर छूकर बोले जाते हैं। इन व्यंजनों में च छ ज झ य और श शामिल है। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। तालु के निकटवर्ती कठोर भाग को जहां भी जीभ की नोक छूती है उसे मूर्धा कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण इसी स्थान से होता है। ट ठ ड ढ ण तत् ढ र और श मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर के दांतों को छूती है उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। तथ द ध न ल और स दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान होठ होते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है। दंत ओष्ठ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण दांत और होठ दोनों से होता है, वह इसका उदाहरण है। नासिक के व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण नासिका की सहायता लेने के साथ में होता है वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ड ञ न न म नासिक के व्यंजन है। अब श्वास की मात्रा की दृष्टि पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्प श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। अब है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक हो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नाद या घोष की दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। संघोष व्यंजन में कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जब वायु गले से तंग मार्ग से निकलती है तो स्वर तंत्र की भीतरी की तंत्रिकाओं में कंपन होता है और वायु जो है हवा आवाज करती हुई बाहर आती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय यह आवाज होती है वे ही संघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कोई भी आवाज नहीं होती। प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और ऊष्म व्यंजन कुल 13 जो ये व्यंजन है ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यह भी यहाँ पर जानने वाली बात है कि ड और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत के लिए नहीं किया जाता। जिन शब्दों के मध्य या बीच में या आखिर में ड हो उसकी संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश ऐसे शब्दों के मध्य में ड आता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के ये इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।